बगैर किसी दूरबीन या टेलीस्कोप के सिर्फ कागज़ और कलम की मदद से एक नया प्लैनेट डिस्कवर किया गया। ये कारनामा 175 साल पहले फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर उर्बैन ली वेरियर ने अंजाम देकर पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। लेकिन आखिर कैसे? बी अमेज फैक्ट्स की इस वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इस कहानी की शुरुआत एक सेब से होती है जो मशहूर ज़माना फिजिस्ट सर आइजैक न्यूटन के सामने जरह से टूटकर ज़मीन पर गिरा था। ये देखकर वो सोच में पड़ गया कि ये टूटकर सीधा नीचे ही क्यों गिरा है, साइड पर या ऊपर की तरफ भी तो जा सकता था। इसी को देखते हुए उन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनाया, जिसके मुताबिक स्पेस में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी उतनी ही ज़्यादा होगी। वो छोटे मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस अट्रैक्शन को ग्रेविटी फोर्स कहा जाता है। ये लॉ सिर्फ दुनिया तक ही महदूद नहीं बल्कि पूरे सोलर सिस्टम और यूनिवर्स पर भी अप्लाई होता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे सोलर सिस्टम की है। सूरज के गिर्द घूमने वाले तमाम प्लैनेट सूरज से छोटे हैं, इसी वजह से ये सूरज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और एक खास ऑर्बिट में सूरज के गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। हमारा चांद भी इसी ग्रेविटी की वजह से ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है। ज़मीन जो चांद से कई गुना बड़ी है, इस वजह से ये चांद को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसी तरह चांद की भी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये इतनी ज़्यादा तो नहीं कि ज़मीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, लेकिन फिर भी समंदर के पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से समंदर में लहरें पैदा होती हैं। अगर हम एक मिनट के लिए ये सोचें कि चांद ज़मीन के गिर्द गर्दिश नहीं कर रहा बल्कि एक जगह पर रुका हुआ है, तो ये ज़मीन से टकरा जाएगा। जहाँ अर्थ की ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींचती है, वहाँ इसके ऑर्बिट करने की वजह से इसमें एक फोर्स पैदा होती है जो उसे बाहर की तरफ धकेलती है। इस फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। चांद की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और अर्थ की ग्रेविटी इक्वल हो जाने के बाद चांद अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में गर्दिश करता है। इसी तरीके से तमाम प्लैनेट सूरज के गिर्द ऑर्बिट में गर्दिश करते हैं। ये बात हो रही है साल 1840 की, जब हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी प्लैनेट यूरेनस हुआ करता था। हमारी ज़मीन से 4 गुना बड़ा ये प्लैनेट कुछ ही अरसा पहले 1781 में एक टेलीस्कोप की मदद से डिस्कवर किया गया था। इसमें महसूस किया गया कि ये अपने ऑर्बिट की बजाय किसी पॉइंट पर आकर थोड़ा सा अपना रास्ता बदलता है, जो कि ग्रेविटेशनल लॉ के खिलाफ नजर आता था। पूरे 60 साल दुनिया के एस्ट्रोनॉट्स इसकी वजह से परेशान थे। तब एक फ्रेंच एस्ट्रोनॉट उर्बैन ली वेरियर भी थे, जो वो सारी रात टेलीस्कोप से मुआयना करते रहते, लेकिन ये बात इनकी समझ से भी बाहर थी। लेकिन इनका कहना था कि जहाँ ये अपना ऑर्बिट बदलता है, वहाँ ज़रूर कोई बड़ा प्लैनेट या कोई चीज़ है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। लेकिन मसला ये था कि किसी को भी इसके करीब कुछ दिखाई नहीं था दे रहा। इस वक्त के कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि न्यूटन के इस लॉ में कोई चीज़ मिस है या ये लॉ ही गलत है। लेकिन ली वेरियर अपनी बात पर ही थे कि कोई और प्लैनेट है जो ऐसा करने पर मजबूर कर रहा है। 1846 की रात ली वेरियर दोबारा आसमान की तरफ मुआयना करने में मसरूफ़ थे। तभी उन्होंने एक पिन पकड़ा और कागज़ के टुकड़े पर एक लंबी कैलकुलेशन के बाद इसने यूरेनस के पास एक पिन पॉइंट की निशानदेही की। इसका कहना था कि इस पॉइंट पर ज़रूर कोई प्लैनेट मौजूद है। जब उन्होंने अपनी रिसर्च मुकम्मल की तो उन्हें पब्लिश किया तो लोगों ने इनका मजाक बनाया। उन्होंने अपनी ये रिसर्च उस वक़्त के सबसे मशहूर ऑब्जर्वेटरी को भेजी और इनसे रिक्वेस्ट की कि इस पॉइंट को अच्छी तरह टेलीस्कोप की मदद से ऑब्जर्व किया जाए। जब उन्होंने इस पर रिसर्च की तो मालूम हुआ कि वहाँ सच में एक प्लैनेट मौजूद है, जिसका साइज़ यूरेनस के साइज़ जितना ही था और इसका नाम नेपच्यून रखा गया। ये नाम रोमन देवता नेपच्यून के नाम से रखा गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी आने वाली नई मालूमाती वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।